फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा उमर जल्द ही हिस्ट्री सीटर होगा। जिला पुलिस ने अब उसकी हिस्ट्री सीट खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए दस्तावेज जुटाने के काम शुरू कर दिया गया है। उमर पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन वे 3 साल से केंद्रीय जांच एजेंसी को छिका रहा है। मोहम्मद उमर अतीक का सबसे बड़ा बेटा है। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल ले जाकर पिटाई करने के मामले में उसके खिलाफ दिसंबर 2018 में लखनऊ के कृष्णनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करीब 6 महीने बाद कृष्णनगर थाने में दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाते हुए सीबीआई लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इसमें अतीक अहमद के साथ उसके बेटे उमर, करीब जफरुल्लाह, फारूक, जकी व गुलाम सरवर समेत 18 लोग नामजद किए गए। काफ़ी तलाश के बाद भी नहीं मिला पर उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया गया। इसके कुछ दिनों बाद उस पर सीबीआई की ओर से 2 लाख का इनाम घोषित किया गया, लेकिन फिर भी वे हाथ नहीं आए। उमर अपहरण कर जेल में पिटाई, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज मामले का आरोपी है। 24 साल का उमर नोएडा के एक निजी लॉ कॉलेज का छात्र रहा है। खास बात है, कृष्णनगर पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की थी, उसका नाम ही नहीं था। उसके वकील की ओर से कोर्ट में जो जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें दावा किया गया था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते 10 जून को अटाले पर हुई हिंसा के बाद जहां पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा और 5000 अज्ञात लोग के नाम दर्ज हुए थे। ऐसे में कुछ लोग अटाले पे हुई हिंसा के मामले में लोगों में दहशत फैला रहे हैं और साथ ही फर्जी लिस्ट वायरल करके उनके नाम को निकलवाने का विवेचना से उनको दिलासा देकर पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज के नए एसएसपी शैलेश पांडे ने इस पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही कहा है कि पुलिस की जांच गोपनीय होती है और किसी तरह की लिस्ट जारी नहीं होती है, और अगर कोई इस तरह का कार्य कर रहा है उसका नाम सामने आने के बाद उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और लोगों से कहा है ऐसी भ्रांतियों में ना आए और पुलिस की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एसएसपी प्रयागराज शैलेश पांडे का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, पहले तो ये इम्पोर्टेंट मामला है। मैं इस प्रकरण को गहनता से देखूंगा और साक्ष्यों के आधार पर जो भी व्यक्ति इसमें शामिल मिलेंगे उनके विरुद्ध जो विधिक प्रावधानों के तहत अपेक्षित कार्रवाई वो जरूर सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे संज्ञान के मामले आ रहे हैं, लोग नाम निकलवाने के नाम पर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मामलों में संज्ञान में कैसे सख्ती से पुलिस निपटेगी? ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर चिन्हित किया जाएगा जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने अवैध इंटरेस्ट में अगर काम कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, विवेचना जो है इसमें लिस्ट जारी करना नहीं जारी करना कोई प्रश्न नहीं है। विवेचना एक प्रोसीजरल हमारी कार्रवाई है और इसमें साक्ष्यों के आधार पे जो भी दोषी मिलेंगे उनके विरुद्ध जो हमारे विधिक प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, लिस्ट जारी करना नहीं जारी करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो इसमें जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिलते जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां थाने पर फालतू लोगों की भीड़ की शिकायत नए एसएसपी प्रयागराज शैलेश पांडे को मिली थी, जिसके बाद अब एसएसपी प्रयागराज शैलेश पांडे ने नया फरमान जारी किया है। अब थाने पर आने जाने वाले लोगों को कारण के साथ अपना ब्यौरा भी रजिस्टर में अंकित करना पड़ेगा। ऐसे में किस वजह से वो थाने आए हैं और क्या काम है, इसका पूरा ब्यौरा थाने में रजिस्टर में करना पड़ेगा अंकित, और अब थाने पर नहीं लगेगी फालतू आने जाने वालों की भीड़। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकताओं में है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि थाने पे जो भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेके आता है उसका पंजीकरण वहाँ हो, जिससे कि क्या होगा कि एक एक जो प्रार्थना पत्र है और उस पर होने वाली कार्रवाई को कायदे से उसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब कंप्लेनेंट हमारे पास आता है और पूछा जाता है कि ये थाने पर गया था कि नहीं गया था, तो इसके बारे में पुख्ता जवाब थानों से नहीं मिलता। इसीलिए इस चीज़ को इंश्योर कराया जाएगा कि थाने पे जो लोग जाते हैं उनकी शिकायत ली जाए और उस शिकायत पे जो अपेक्षित कार्रवाई है पुलिस के स्तर से वो जरूर कराई जाए।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज जिले के नए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने पद ग्रहण किया, तो साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की और किस तरह से वो कार्य करेंगे, क्या उनकी प्राथमिकता होगी, किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर प्रयागराज में वर्क कार्य करेंगे। आइए सुनाते हैं आपको। प्रयागराज विश्व के मानचित्र पे एक विशेष स्थान रखता है और एक ऐतिहासिक नगरी है प्रयागराज की, बहुत ही पावन नगरी है। ये अपने आप में गौरव का विषय है कि यहाँ सेवा करने का अवसर मिला। जो सरकार, शासन, पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी, जिसमें जन शिकायतों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, अपराध चाहे वो किसी भी प्रकार का हो उस पर नियंत्रण, अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, जिसमें अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई जो संपत्ति है उनका कुर्कीकरण, बेहतर कानून व्यवस्था और उसको स्थापित करने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए समाज के हर वर्ग के जो लोग हैं उनका सहयोग लेना, कम्युनिटी पुलिसिंग की जो व्यवस्थाएं हैं उनको और सुदृढ़ करना, यातायात प्रबंधन बेहतर करना, मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर हमारे सभी पुलिस टीम के हमारे सभी सदस्यगण, स्पेशली जो हमारी महिला बीट अधिकारीगण हैं उनको और एक्टिवेट करना, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आए। बालकों और वृद्धों के अधिकारों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, ये तमाम जो विषय हैं उन पे सुनियोजित तरीके से कार्य करना और बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को स्थापित करने में पूरे लगन से, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना हमारी प्राथमिकताओं में। दक्षिणी के हालात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने मंत्री नंदी व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने, आइए सुनाते हैं आप। भाई, आप अगर दावे की बात है तो आप पूरे करेली से लेकर करेला बाग तक, कीटगंज से लेकर नैनी तक आप उठा कर चले जाइए, आज भी गलियां और सड़कें बजबजा रही हैं। जबकि इस क्षेत्र के वो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उनकी बीवी इस ज़िले इलाहाबाद की दूसरी बार भी मेयर हुई हैं, लेकिन आज हालत ये है कि जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ, सफाई अभियान के नाम पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं, इनकी गाड़ियां चल रही हैं कि, लेकिन आप चले जाइए कि हर चौराहा पे एक जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ। तो इन्हें इनकी जो लोग भी इनकी संस्था से जुड़े हुए हैं, जो भी सरकार से जुड़े हुए लोग, या मंत्री हों और चाहे मेयर हों, उनकी हालत ये है कि वो सिर्फ नारा दे रहे हैं, इसलिए कि उनके पास कोई इस तरह से काम करने की कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए कि उनके पास इस तरह की साफ स्थिति है नहीं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हमें चुनाव किस आधार पर जीतना है, हमको जनता में नफरत फैला के चुनाव जीतना है, हमको विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीतना। अभी देखिए, पिछली 2022 में जो चुनाव जीते हैं, इन्होंने कहा था बिजली का दाम हम आधा कर देंगे, लेकिन आज तक अभी इनके कान पे जूई नहीं रही। टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, हाउस टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया है, पानी का टैक्स बढ़ा दिया है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको नारों से लेना देना है और ये नारों के माध्यम से प्रदेश चलाना चाहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर हर कोई चिंतित होता है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, खास तौर से मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह के आहार को लेना ज़रूरी होता है और किस तरह से उसका फ़ायदा होता है, ऐसे में क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे आहार की, यानी कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, अच्छी होती है और क्या किन चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो सामान्य बात है वो ये है कि जो हमारा डेली इनटेक होता है फूड का, वो कई तरीके से हमको डिसाइड करना होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो डिसाइडिंग होती है वो होती है कैलोरी। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि हमको प्रतिदिन जो हमारे काम के हिसाब से और वज़न के हिसाब से निर्धारित कैलोरी है उतनी ही हमको सेवन करनी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा अधिक कैलोरी का सेवन करने से अनावश्यक मोटापा और दूसरे तरीके की शारीरिक बीमारियों के होने की संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले जो आहार है उसमें सबसे पहला निर्धारक कारक होता है कैलोरी, और कैलोरी में भी ये होता है कि वो कितनी प्रोटीन से मिलनी चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए और कितनी फैट से मिलनी चाहिए।
तो इन चीज़ों का निर्धारण जो है, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो उसको एक अच्छे डाइटिशियन से मिल करके इन सब चीज़ों का निर्धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहती है। नहीं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं और इवन कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका सीधा संबंध आहार से है, जैसे कि शुगर या डायबिटीज़। इसी प्रकार से कई प्रकार के मानसिक बीमारियां होती हैं जिनको कई बार देखा जाता है कि उनका सीधा तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष या दूसरे तरीके से कुछ लोगों में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव रहता है। जैसे अगर हम एक सामान्य बात करें तो ऐसा होता है कि जैसे दूध का सेवन करने से सभी को तो नहीं, कुछ लोगों को चिड़चिड़ेपन जैसे लक्षण आते हैं। इसका कारण मुख्यतः ये होता है कि दूध में टायरोसिन नाम का एक पदार्थ होता है जो दिमाग में डोपामीन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि व्यक्ति में चिड़चिड़ेपन का कारक बन सकता है। इसी प्रकार से और भी कई तरीके की बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें कि हमको क्या चीज़ खानी चाहिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमको जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनका अपने आहार में प्रचुर मात्रा में समावेश करना चाहिए। इसके अलावा नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स और दूसरे तरीके के लेग्यूम्स जैसे दालें वगैरह का सेवन हमको पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन करना चाहिए। इसके अलावा दूध का भी सेवन हमारे लिए अच्छा रहता है। अब कई तरीके की जो भ्रांतियां हैं उस पर भी बात करें तो हमारे समाज में ये भ्रांति है कि जो फैट है वो बहुत नुकसान करता है। तो यदि निश्चित मात्रा में जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, उतनी मात्रा में हम अगर फैट का सेवन करते हैं तो उससे हमको कोई तरीके की दिक्कत होने की संभावना नहीं रहती है। और ख़ास करके हमको उन फैट्स का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी प्यूफा ज़्यादा होता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले तेल का प्रयोग करना शरीर के लिए उतना हानिकारक नहीं होता है, बल्कि कभी कभी और ज़्यादातर लाभप्रद ही होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की यानी कि चीनी की या शर्करा की, तो ये देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि शर्करा हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शर्करा 3 तरीके की होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो इसमें मोनोसैकेराइड शर्करा जो होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। डाइसैकेराइड शर्करा काफ़ी कम नुकसानदेह होती है, लेकिन फिर भी वो नुकसानदेह हो सकती है अगर उसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए। और पॉली अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड नहीं मतलब पॉलीसैकेराइड शर्करा जो होती हैं, पॉलीसैकेराइड शर्कराएँ जो होती हैं उसमें कुछ शर्कराएँ तो हमें पचती नहीं है पेट में, लेकिन जो शर्कराएँ हमारे लिए ठीक होती हैं उससे हमारे पेटों को फाइबर्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो हमारे स्टूल और पेट के लिए वो अच्छी होती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट भी एक या शर्करा भी हमारे लिए उपयोगी होती है, फैट भी हमारे लिए उपयोगी होता है और प्रोटीन भी हमारे लिए उपयोगी होता है। किसी एक चीज़ का विशेष करके जो है सेवन को रोकना ठीक नहीं होता। की सरकार के जहां दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं, ऐसे में भाजपा नेता बालीशंकर त्रिपाठी व जितेंद्र बजरंगी ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सरकार के वादे को पूरा बताया है, होते हुए साथ ही बालीशंकर त्रिपाठी ने निवेश की बात कही है सबसे ज़्यादा आने की यूपी में। ऐसे में भाजपा नेताओं ने सरकार के कार्य की सराहना की और उपलब्धियाँ गिनाई है, तो वहीं विपक्ष इस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस के नेता नफीस अनवर ने योगी सरकार में खामियां बताई हैं और सड़कों को लेकर घेरा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी ने भी इस पर निशाना साधा है और योगी सरकार में भ्रष्टाचार से लेकर कई मामलों पर घेरा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहना है इस पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, एक बार डर लगा था जब स्मार्ट सिटी का नाम आया था। आज पूरे शहर का आलम आप देख सकते हैं। और फिर जो योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें। अभी आप आए होंगे, करैली की तमाम सड़कें हैं, तमाम शहर के इंटरनल एरिया हैं, देखिए किस तरीके से गड्ढे हैं, लोग चलने को नहीं पा रहे हैं। बारिश
अभी हुई नहीं है। एक आध 2 दिन बारिश हुई है, उसका पूरी तरीके से शहर के अंदर रिज़ल्ट आप सबके सामने है। निश्चित तौर पर आप लोग ना कहना चाहें, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। सरकार ने कोई वादे नहीं पूरे किए। अराजकता और लोगों को परेशान करने के सिवा जो है कोई काम ही नहीं किया गया। दंडात्मक कार्रवाई हुई है, जो विरोधी हैं उनको पर जो है पुलिस और प्रशासन के ज़रिए दबाव बनाया गया, उनको जो है उन पर लाठीचार्ज की गई, पुलिस उत्पीड़न करने के अलावा और कोई काम नहीं हुआ ये 1 साल के अंदर। एक जो 100 दिन पूरे हुए इनके। बाकी आप विकास की अगर बात देख लीजिए, सड़कों की क्या हालत है, दयनीय स्थिति है। किसी प्रकार का कोई काम कहीं अगर दिखे तो बताइए, कहीं कोई काम नहीं किया इन्होंने। सैयद मोहम्मद अस्करी। किस तरह से देखते हैं सरकार के किए हुए वादे कितने पूरे हुए हैं धरातल पर, क्या कहेंगे आपकी सरकार में? माननीय योगी जी पर जनता ने पुनः विश्वास दिखाते हुए उन्हें पुनः सत्ता पर काबिज किया, और योगी जी का जो पूर्व का कार्यकाल रहा वो इतना बेहतरीन रहा, उसी को आगे बढ़ाते हुए योगी जी ने पिछले 100 दिनों में, आज 100 दिन पूरे हुए हैं इस सरकार के, इन 100 दिनों में योगी जी ने चाहे कानून व्यवस्था का मामला रहा हो, चाहे निवेश का मामला रहा हो। मैं आपको विशेष रूप से यह बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में यूपी में सबसे ज़्यादा निवेश आया है अन्य प्रदेशों के कंपैरिजन में, और यूपी उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की राह पर चल पड़ा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और भारी बहुमत से ये योगी जी का ही संकल्प है, योगी जी की ही मेहनत है, जो आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में भी नज़र आएगा। मैं बाली शंकर त्रिपाठी, नया कटरा, प्रयागराज। विपक्ष तो हताशा में है, विपक्ष कुछ भी बकेगा, कुछ भी कहेगा। जनता ने विपक्ष की स्थिति को देख लिया है। जनता ने बहुत सोच समझ कर ही एक कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल जिताया है, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि कोई सरकार दूसरी बार आई है तो कुछ काम करके तो आई होगी। तो पहले कार्यकाल में जो काम किया उसी आधार पर दूसरी बार मौका दिया है। इस बार भी अपने वादे पर उससे कहीं दुगने स्तर पर खड़ी उतर रही है हमारी सरकार। क्या हाल है, लोग कह रहे हैं गड्ढा सारी चीज़ का मामला। सड़कें अब जो गड्ढे में चलते हैं तो उनको गड्ढा दिखाई पड़ेगा, हमें तो कहीं से गड्ढा नहीं नजर आ रहा। मुझे नहीं दिखाया, जब दिखेगा बताऊँगा आपको। परिचय बताओ। जितेंद्र निषाद बजरंगी, प्रकोष्ठ प्रयागराज जिला उप संयोजक हूँ। प्रयागराज में कुछ छात्र जहां अपना बर्थडे मना रहे थे, वहीं दूसरे गुट ने आकर बमबाजी कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको मामूली चोट आई है और खतरे से बाहर है। मौके पहुंचे आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज व एसपी सिटी प्रयागराज भारी पुलिस बल के साथ जांच में जुट गए हैं। वहीं फॉरेंसिक टीम भी यहां पर खंगाल रही है। वहीं बमबाजी करने वाले गुट के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ करी। इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, इस पर पुलिस का कहना है। जिस तरह से यहाँ पर हुई बमबाजी को लेकर बमबाजी हुई है, और पुलिस ने कहा है कि जल्द ही हमने टीम लगाई है और जल्द ही इस पर क्या मामला है ये भी हम स्पष्ट कर लेंगे। मगर इनके पीछे कोई बड़ा मामला है, और पहले भी कई घटना बिशप जॉनसन पर हो गई, उससे भी तार जोड़कर देखे जा रहे हैं। इसमें कई माइनर छात्र भी हैं, और अब आगे पुलिस कार्रवाई जांच में जुट गई है, और जल्द ही पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। बैठ करके ये लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे, और उसमें लड़के हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के भी हैं और एक स्टूडेंट भी हैं, और यहाँ पे डेलीगेसी बैराना के साइड के रहने वाले भी कुछ हैं, कॉलेज उसमें स्टूडेंट भी लग रहे हैं। कोई ईशान नाम का बच्चे का बर्थडे यहाँ मना रहे थे ये लोग। उसी में दूसरा गुट, जिसको ये लोग जान तो रहे हैं, उसको उसमें पहचान रहे हैं, नाम भी आ रहा है, लेकिन वजह नहीं बता रहे हैं कि आखिर किस वजह से। तो दूसरा गुट यहाँ पे आया है और उन्होंने कई बम फेंका यहाँ पे, जिसमें वहाँ पे बैठे हुए 3 लोगों को चोटें आई हैं, जो कि मामूली हैं। डॉक्टरों ने देखा वो खतरे से बाहर है, नॉर्मल बहुत मामूली सी चोट आई है, लेकिन वहाँ पर बम फेंका गया है। हम दिखवा रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, अभी ये लोग स्पष्ट तौर पर नहीं दे रहे हैं, कोई तहरीर भी नहीं दे रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति हिरासत में भी है, उससे पूछताछ की जा रही है, जिससे पता चल जाएगा और लोग कौन है, और फिर हम इनसे भी जानकारी करते हैं, इनसे भी तहरीर लेते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। जानकारी में आ रही है कि इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बात है, जो पहले भी एक आध घटनाएं हुई थी बिशप जॉनसन वगैरह पे, उससे जुड़ा इसके तार हो सकते हैं। तो अब हम डिटेल इस पर लग रहे हैं, कई टीमें लग रही हैं, और जल्दी निकाल लेंगे इस पर। उम्र के लड़के भी माइनर। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ सरकार
द्वारा सोने पर 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का साइड इफेक्ट बाजार पर दिखने लगा है। बीते दिन में ही सोने का रेट 51,000 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर तकरीबन 53,000 हो गया। वहीं स्थिति चांदी की भी है, इसमें दाम बढ़कर 1,500 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने का चंद दिनों में दाम 55,000 रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है। इस बीच नवंबर में साला के लिए जिन लोगों को खरीदारी करनी थी वे सोने चांदी के बढ़ते दाम से परेशान हैं। कुछ ने तो शादी की शॉपिंग निरस्त कर दी, तो तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अपने बजट की कटौती करने लगे हैं। सोने की बढ़ती कस्टम ड्यूटी से कारोबारी निराश हैं। उनका मानना है कि सरकार के इस निर्णय से सर्राफा बाजार में कोरोना के बाद जो थोड़ी बहुत रौनक आई वे भी छीन सकती है। दरअसल फरवरी 2012 तक सोने का 1% कस्टम ड्यूटी और 1% सेल टैक्स था। बढ़ते कस्टम ड्यूटी 12.75% हो गई है और जिस 3 वर्ष पहले 10% कर दिया गया था, अब ये जीएसटी मिलाकर लगभग 19% हो गई है। यानी 1 किलो सोने पर 9 लाख रुपए टैक्स ग्राहक को देना होगा। कारोबारियों का कहना है कि साफ सुथरा काम करने वाले कारोबारियों के सामने अस्तित्व संकट खड़ा हो गया है। कस्टम ड्यूटी लगने के बाद शुक्रवार को 1 जुलाई जब प्रयागराज का बाजार खुला तो ये सोने का रेट 51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो शनिवार को बाजार बंद होने के दौरान 53,000 पहुँच गया। जहाँ लगातार बढ़ते सोने के रेट से ग्राहक परेशान हैं और बाज़ारों में सन्नाटा देखने को दुकानों पर मिला, तो वहीं बढ़ते टैक्स से दूसरी तरफ दुकानदार भी परेशान हैं क्योंकि ग्राहकों का आना हुआ कम। संगम नगरी प्रयागराज के पुराने शहर के चौक क्षेत्र का नज़ारा है, जहां एक तरफ फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और तेज़ी तरह से कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में लोग यहां पे बिना मास्क के घूम रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। और जिस तरह से बिना मास्क के लोग बाज़ार में घूम रहे हैं, जिससे कोरोना को फिर एक बार लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे एक बार प्रयागराज फिर कोरोना की चपेट में होगा, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण फिर से लोग बाज़ार में बिना मास्क के घूम रहे हैं और इन पर नहीं हो रही कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज जंक्शन के बाहर लगाई गई कुंभ के दौरान अब एलईडी शोपीस बनी हुई है, जिससे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता था और कुंभ के दौरान लोगों को रास्ता बताया जाता था। मगर अब एलईडी शोपीस बनकर रह गई है, जिससे लाखों रुपए की बर्बादी हो रही है। मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और ना ही एलईडी से अब लोगों को जागरूक किया जा रहा, ना ही कोरोना के प्रति, ना ही यातायात के प्रति जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के बक्सी बाजार क्षेत्र का नज़ारा है, जहां अघोषित बिजली कटौती के कारण सड़कों पर अंधेरा छाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सड़क पर अंधकार छाने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, ना कुछ यहां दिखता है और किसी तरह से लोग आते जाते हैं, मगर किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और दूसरी तरफ लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, जहां आसमान में बदली तो छाई है, मगर बरसात न होने के कारण उमस भरी गर्मी से लोग गर्मी में हो रहे परेशान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।